उपचुनाव को लेकर लगातार मंथन का दौर बीजेपी के अंदर चल रहा था और लगातार तमाम तैयारियां की जा रही थी। वहीं अब बैठकों के बाद उपचुनाव पर मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। क्या कुछ बड़ी जानकारी आपके पास, विजय जी? सबसे बड़ी बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, सभी एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक रास्ता कसी में छूट गए हैं। कोई प्रत्याशी ढूंढ रहा है, कोई प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया कर रहा है। इसी को सरकार के तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा एक्टिव है और उसके साथ एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि वो अपने मंत्रियों को चुनाव में लगा रही है। हर 2 सीटों पर एक मंत्री की जिम्मेदारी है और ज्यादातर बड़े मंत्रियों की जिम्मेदारी, यानी मुख्यमंत्री खुद अयोध्या और अंबेडकर नगर की सीट पर अगर जिम्मेदार है और वो वहां कल आज जा भी रहे हैं और उसके बाद वो चुनावी प्रक्रिया में वहां भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे। मदरसा कांड के बाद बने माहौल की चर्चा होगी और वहां पर जो तमाम कमियां हैं उनको लेकर सरकारी योजनाओं में भी, सरकारी कार्यप्रणाली में भी और अफसरों के साथ भी वो मीटिंग करेंगे और एक तरीके से कहा जाए तो निर्देश देंगे कि चुनाव में नतीजे सकारात्मक होने चाहिए, क्योंकि संगठन पूरी तरीके से लग चुका है। वहीं अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको मालूम है फूलपुर और मझवा में केशव मौर्य है, सीसामऊ और करहल में ब्रजेश पाठक है। हालांकि ब्रजेश पाठक के लिए थोड़ी मुश्किल ज्यादा होगी क्योंकि सीसामऊ भी समाजवादी पार्टी की एक तरीके से सीट मानी जाती है और करहल तो अखिलेश यादव की सीट ही है, तो उनके लिए चुनौती जरूर होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मझवा और फूलपुर की बात करें तो केशव मौर्य खुद वहां से एक बार चुनाव हार चुके हैं फूलपुर लोकसभा से और एक बार ये भी है कि उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तब भी वहां पर सीट पार्टी के हाथ नहीं आई। तो जाहिर सी बात है मझवा भी इसी के अंतर्गत है। मझवा मिर्जापुर में आती है। मिर्जापुर में अभी तक जो अनुप्रिया पटेल सहयोगी दल के तौर पर रही हैं, उनके सूर्य जो आजकल बगावती हुए हैं वो थोड़ा चिंता बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये भी देखना होगा कि सहयोगी दल इस पूरे सिनेरियो में कहां पर फिट बैठते हैं, कितनी सीटों पर प्रभाव डालते हैं, सहयोगी दलों की क्या भूमिका रहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर संगठन के लेवल पर अलग तैयार की है और सरकार के लेवल पर अलग तैयारी की है। सरकार में मंत्रियों की जिम्मेदारी दिलाई गई है और भाजपा में टीम 30 जुटी हुई है। वो लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं से अलग अलग जातीय समुदाय में एक तरीके से कहा जाए तो पैक्ट बना रही है, बातचीत कर रही है, संवाद कर रही है और लोगों के बीच जाने की तैयारी कर रही है कि आखिरकार सरकार किस तरीके से इस सीट को अपने कब्जे में कर सके। जो भी अभी तक परिणाम रहे हों, जो भी अभी तक नतीजे रहे हों, इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर नहीं कर पाई है, लेकिन अब ये चाहती है सरकार की उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उपचुनाव के ही माहौल सही, लेकिन उपचुनाव से ही भूमिका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बने और माहौल ये दिखे कि भाजपा पूरी लड़ाई में दिख रही है। ठीक है सुमित, आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए, अगर वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो सीसामऊ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी विधायक के तौर पर यहां से अगुवाई करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि सजा होने के बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। अगर वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो क्या समीकरण इस सीट पर नजर आ रहा है, सुमित? ये बताना चाहेंगे, बिल्कुल जिस तरीके से सीसामऊ सीट की बात की जाए तो ये बीजेपी के लिए अहम इसलिए है क्योंकि वो लगातार इस सीट पर हार ही मिली है। हालांकि इस सीट पर जिस तरीके से पहले भी कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बीजेपी हो, लेकिन इनमें से अगर बाजी मारी है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने मारी है और एक ही परिवार के जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई है वही जो है सीट पर काबिज हुई है। और एक बार फिर से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जो लगातार इस सीट पर जीत हासिल कर रहे थे, इनके पिताजी ने जीत हासिल की, उसके बाद इनके इरफान सोलंकी को सीट मिली और टिकट मिला, जिसके बाद जीत हासिल की। और अब जब यहाँ पर सजा सुनाने के बाद जिस तरीके से उनकी विधायकी गई है, विधायकी जाने के बाद अब जो यहाँ पर उपचुनाव होना है तो एक बार फिर से जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उन्होंने भी जो है दांव खेला, उनकी पत्नी को लेकर टिकट देने की बात कही है और अभी भी जो है बात चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि अगर चुनाव होता है और चुनाव यहाँ तक की कन्फर्म ही है, क्योंकि कोर्ट की अगर बात की जाए तो कोर्ट में ये मामला जरूर चल रहा है लेकिन अभी कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के पदाधिकारियों से बात की है, चाहे विधायक हो उनसे भी बात की है, तो ये पहला दाव जो खेला गया है वो इरफान सोलंकी की पत्नी को लेकर खेला गया है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक तरफा अभी चुनाव लड़ रही है। वहीं अगर बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी भी जो इस सीट को हारना नहीं चाहती है, क्योंकि इस बार वो दाव पे लगे हैं और अल्पसंख्यक में ही वो अपने प्रत्याशियों को जो है यहाँ पर टिकट देने की उम्मीद लग रही है। सूत्रों की माने तो यहाँ पर साजिया है, क्योंकि उनका नाम भी बहुत चल रहा है कि उनको टिकट मिल सकता है। और बीजेपी के यहाँ पर जो सुरेश खन्ना है हर हफ्ते
विजिटिंग करते हैं, लखनऊ के जो भी कभी मंत्री आते हैं वो भी लगातार यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक जो है वो भी सीसामऊ में बैठक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है लगातार इस प्रयास में है कि इस सीट को कहीं ना कहीं हम एक बार बाजी है, क्योंकि 2027 में चुनाव है और 2027 में चुनाव को लेकर ये उपचुनाव अहम होगा। और यहाँ पर इस बार ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस और सपा जो है मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये भी कांटे की टक्कर होगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की अगर सीसामऊ की सीट की बात करें तो वो मजबूती दांव खेल रही है। जी ठीक है, रुक करेंगे सीधे करण का। करण हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़े हुए हैं। देखिए करण, अगर अयोध्या की बात करें तो यहाँ मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरीके से उम्मीद बीजेपी जता रही थी और वो नतीजा कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में नहीं देखने को मिला, जित उम्मीद पर कह सकते हैं कि वहां का जो रुझान है वो खरा नहीं उतरा। अगर वर्तमान सीट की बात करते हैं तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस सीट की, मतलब अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की अहम जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है। किस तरीके का समीकरण और क्या कुछ यहाँ पर बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है करण? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि सबसे पहले योगी जी का कार्यक्रम आपको अयोध्या में बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज अयोध्या के 2 दिवसीय लोकसभा चुनाव के बाद पहुंच रहे हैं अयोध्या। सबसे पहले बता दें आपको 4 बजे वो राम कथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उसके बाद उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है। सबसे पहले वो राम जन्मभूमि यानी रामलला का दर्शन करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे, उसके बाद वो सीधा आयुक्त सभागार में जाएंगे, वहां पर अपने समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे, वहां पर अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, उसके बाद सरयू अतिथि गृह में जाएंगे, वहां पर साधु संतों से मुलाकात करेंगे। कहने का मतलब है सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल चल रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव और कटेहरी अंबेडकर नगर की बात करें तो उन्होंने खुद अपने आप में जिम्मेदारी ले ली है, अपनी कमान संभाल ली है, क्योंकि अब जो भाजपा के पार्टी है, कार्यकर्ता हैं और जो मंत्री हैं उनको खुद लगा दिया गया और मुतैद कर दिया गया है कि किस तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव इस बार क्या नतीजा आएगा, उसको देखते हुए काफी ज्यादा इनकी मेहनत जताई जा रही है। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में सपा की रणनीति जीते प्रत्याशियों के परिवार से हो सकता है उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। सपा मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को बना सकती है प्रत्याशी। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हो सकते हैं प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। और इसी पर और ज़्यादा विस्तार करने के लिए हमारे संवाददाता कह सकते हैं अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। हमारे यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, कह सकते हैं कि जो ये उपचुनाव है और इसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है। खासकर यूपी की अगर बात करूँ तो उपचुनाव को कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अपनी गहराइयों को भी आकेगी। लोकसभा चुनाव में उतनी बढ़त नहीं बना पाई जितनी उम्मीद जताई जा रही थी। और अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो वो भी रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। और जो जानकारी ताजा मिल रही है कि जीते हुए प्रत्याशियों के जो परिवार से लोग हैं उनको ही प्रत्याशी बना सकती है। तो किस तरीके से देखते हैं इस रणनीति को विजय जी? देखिए, ये फार्मूला समाजवादी पार्टी ने अपनाया है और ये सफल हुआ। अगर आप देखें, मछली शहर की सीट जो तूफानी सरोज की बेटी है प्रिया सरोज, इसके अलावा अंबेडकर नगर में भी रितेश पांडे को हटा करके जब अंबेडकर नगर के पारिवारिक जनों को चुनाव लड़ाया गया तो एक बार फिर से नतीजे सामान्य रहे। इंद्रजीत सरोज जो कौशाम्बी से हैं, उनके बेटे उनको चुनाव लड़ाया गया, वो चुनाव जीत गए, सांसद हो गए। और इसी तरीके से अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो भाजपा में भी ये फार्मूला सक्सेस है। चाहे कैसरगंज में अगर आप देखें तो एक बड़े नेता को जो कहा जाए तो प्रतीक भूषण के भाई को, करण भूषण इस वक्त लोकसभा के सांसद है और वो किसके बेटे हैं वो सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे, विवादित नेता रहे, लेकिन ये पारिवारिक फार्मूला समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी को फायदेमंद दिख रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो मिल्कीपुर लोकसभा में, अयोध्या लोकसभा में मिल्कीपुर है और मिल्कीपुर अगर समाजवादी की पार्टी के पास आ गई तो पूरी अयोध्या की सीट एक तरीके से कहा जाए तो समाजवादी हो जाएगी। इसके लिए मिल्कीपुर में बड़ा नाम है अवधेश प्रसाद, अब वो लोकसभा के सदस्य हो गए। उनके बेटे अजीत प्रसाद का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं अगर आप इसी तरह देखें दूसरे नामों में सीसामऊ की सीट है, उनकी पत्नी और भाई में एक तरीके से अंदरूनी बात थी कि उनको किसको मिल सकता है टिकट, उस पर भी चर्चा है कि किसी पारिवारिक सदस्य को ही टिकट मिलेगा। वहीं अगर आप लालजी वर्मा के बेटे को की बात जो की जा रही है
उसमें भी वही बात निकल कर आ रही है। छाया वर्मा को भी एक तरीके से उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक सदस्यों की पृष्ठभूमि का फायदा और समाजवादी पार्टी के बीच में जो अपनी स्थिति है वो मजबूत करना चाहती है पार्टी, और ये जानती है कि अगर जो व्यक्ति मुश्किल दौर में भी उन सीटों को जीत सकता है लोकसभा स्तर पर, तो विधायक स्तर पर वो सीटें आसानी से आ सकती हैं अगर उनके परिवार वालों को ही टिकट दे दिया जाए तो। क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने क्षेत्र में कहा जाए तो एक तरीके से जिले में एक बड़े नेता को डेवलप करने में जुटी है, चाहे वो लोकसभा का सांसद रहा हो, जिस तरीके से फूलपुर हो, फूलपुर में आसपास का जो इलाका है वहां इंद्रजीत सरोज एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी चुनाव जिताया, वो खुद भी विधानसभा में है। तो कुल मिलाकर जिताऊ कैंडिडेट चाहे परिवार से आया हो चाहे पारिवारिक सदस्य हो, ये समाजवादी पार्टी का फार्मूला थोड़ा सक्सेस होता दिख रहा है। पिछले चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में भी उसे फायदा हुआ है केवल इसी फार्मूले पर, और इस बार भी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि करहल से भी कोई पारिवारिक प्रत्याशी उतारा जा सकता है। यानी जो अब तक तेज प्रताप का नाम चल रहा था उन पर हरी झंडी हो सकती है अखिलेश के परिवार से, यानी पारिवारिक सीट परिवार के हाथ में रहे। ये भी एक बड़ी बात है। अजीत प्रसाद को भी पारिवारिक तौर पर सीतामऊ में भी उनके इरफान सोलंकी के पत्नी और भाई दोनों में से किसी एक को, लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को, तो इस तरीके के अगर समीकरण को देखते हैं आप, तो ये एक समीकरण ऐसा बनता दिख रहा है जिससे समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में माहौल और समीकरण दोनों फिट करने के लिए प्रयास है। जी बिल्कुल सुमित, आपका रुख करना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा कानपुर की सीसामऊ सीट की। देखिए सीसामऊ सीट की अगर बात करें तो यहां पर लगभग नाम फाइनल हो चुका है। जैसा कि समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कानपुर से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि नसीम सोलंकी जो कि पत्नी है इरफान सोलंकी का, तो उनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। अगर बात करें बीजेपी के तौर पर तो अभी नाम स्पष्ट नहीं है, मंथन किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि एक कद्दावर चेहरा यहाँ पर उतारा जाएगा। और कमान अगर सौंपने की बात कही जाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हाथों पर सीसामऊ जो सीट है उसकी कमान है। किस तरीके से देखते हैं, और बीजेपी की खासतौर पर यहां मैं बात करना चाहूंगा कि बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए किस तरीके की रणनीति बना रही है और किस तरीके का समीकरण इस बार सीसामऊ विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा। सुमित, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचा और इतिहास रचने के बाद अब जिस तरीके से उपचुनाव होना है, तो आप देखेंगे लगातार कि बीजेपी किस तरीके से लगातार जो है उनके मंत्री उतार रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां मीटिंगें कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि महीने में या 2 महीने या 3 महीने, हर हफ्ते बड़े मंत्री आ रहे हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो अभी भी कहीं पे भी उनका कोई भी मंत्री हो या फिर जो है या पूर्व मंत्री हो या फिर विधायक हो, कोई भी ऐसा वरिष्ठ नेता जिलों में नहीं आकर बैठक कर रहा है। यहाँ के उनकी कमान उनके जिले के ही लोगों को दी गई है, यहाँ के जिला अध्यक्ष हो या फिर विधायक हो। और कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो 3 विधायक यहाँ पर हैं, जिसमें से एक विधायक अब जो है जेल में है, जो कि पीठ हो चुके हैं। लेकिन अगर 2 विधायक हैं, जो दोनों विधायक यहाँ पर जो है सीट को लेकर लगातार जो है बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर टिकट की लेकर बात की जाए तो यहाँ पर इरफान सोलंकी की पत्नी का टिकट लगभग अभी फाइनल है। और यहाँ अगर सीट जीतने की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी लगातार यहाँ पर चुनाव लड़ी है, फाइटिंग में नहीं रही है, लेकिन उस दावेदार के साथ जो लड़ी है, जो यहाँ पर बिल्कुल फाइट में रहा है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव लड़ रही है और सीसामऊ सीट से एक तरफा। क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, आप देखेंगे गठबंधन में चुनाव लड़ा, अगर 20,000 वोटों से अगर बीजेपी जीती है तो कोई बड़ी जीत नहीं जीती है। समाजवादी पार्टी ने अगर हार आ रही है तो किसी यहाँ के कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के दोनों के बीच में कुछ पदाधिकारियों, कुछ नोकझोंक के चक्कर में या कुछ ऐसी वजह रही है जहां पर वोट कम मिल पाए हो, जिस कारण आ रही है। और अब ये उपचुनाव है और उपचुनाव में देखने वाली बात है कि बीजेपी किस प्रत्याशी को चुनाव में उतारती है और लगातार जिस तरीके की बैठक कर रही है, उस बैठक में क्या फायदा मिलता है और कैसे प्रत्याशी को उतारती है। क्योंकि इससे पहले भी वरिष्ठ जो यहाँ के नेता है, क्योंकि मुस्लिम 2 नेताओं के नाम आए, एक साजिया का नाम आया, एक और मुस्लिम नेता है उनका भी नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनको भी मैदान में उतारने की जो बीजेपी कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पर बहुत से नाम ऐसे हैं जो गए हैं बीजेपी की तरफ से, और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ नाम ऐसे हैं जो गए हैं। लेकिन अभी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर से कुछ दिन पहले ही साफ कर दिया था कि यहाँ पर जो इरफान सोलंकी की पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि विधायक की तरफ से ऐसी कोई प्रक्रिया अभी भी नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से पदाधिकारियों के
बातचीत की, खुद हमने भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने खुद बुलाया लखनऊ में, उसको मोहर सौंपी है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए प्रत्याशी की तो फाइनल मोहर लग चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी कोई ऐसी मोहर नहीं लगी है प्रत्याशियों की। लेकिन मीटिंग और जो बैठकों का दौर है वो बराबर जारी है। जी ठीक है करण, आपका रुख करूंगा। देखिए अयोध्या की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि देश प्रसाद पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी दी थी उस पर वो बखूबी खरा उतरे और उसका जीता जागता उदाहरण इस वक्त संसद में भी देखने को मिल रहा है। अगर वर्तमान सीट की बात करते हैं, मिल्कीपुर सीट की मैं बात करना चाहूंगा, तो योगी आदित्यनाथ इस सीट को लेकर खुद एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही कि आज से 2 दिवसीय दौरा है अयोध्या में, सीएम योगी आदित्यनाथ का तमाम मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे और कह सकते हैं कि जो रणनीति है उपचुनाव को लेकर वो भी बनाते हुए नजर आएंगे अपने पदाधिकारी और नेताओं और संगठन से जुड़े हुए लोगों के साथ। तो वर्तमान अगर स्थिति की बात करते हैं तो बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है अयोध्या में? बिल्कुल, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी लगभग 5 बजे के आसपास में सर्किट हाउस में पदाधिकारियों पर भाजपा के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे, क्योंकि देखा जाए मिल्कीपुर विधानसभा में एक तरफा चुनाव लड़ने जा रही थी समाजवादी पार्टी, क्योंकि बताया भी जा रहा है कि सांसद के बेटे अवधेश प्रसाद के बेटे और अजीत प्रसाद को भी सबसे बड़ा चेहरा सामने निकल के आ रहा है कि उनको विसाड़ा किया जाएगा। लेकिन बात करें, अभी कुछ दिन पहले एक तरफा चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही थी, लेकिन अभी अयोध्या में बदरसा गैंगरेप का मामला हुआ, फिर उसमें जनता का पोल हमने लिया, जाना उनसे समझने की कोशिश किया मैंने, लेकिन उसमें अब निकल करके क्या आ रहा है कि भाजपा की भी लहर अब दिखने लगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब ऐसे कुछ तथ्य निकल के आते हैं तो उसमें चुप्पी साध लेती है। तो कहीं ना कहीं जनता का ये मन चूकता, या कह सकते हैं कि अब उनका मन भी बदल रहा है, क्योंकि जब चुप्पी साध लेती है जनता के साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ा उतरती है, नहीं उनका साथ देती है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हटाने के बाद भाजपा की लहर अब मिल्कीपुर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। ठीक है विजय जी, आपको रुक करना चाहूंगा। फाइनल एक सवाल है, मैं उसका उत्तर लेना चाहूंगा आपसे। देखिए वर्तमान अगर सीट को देखते हैं, लोकसभा चुनाव को भी आपने कवर किया, करीब से कवर किया, और जो स्थितियां बनी, जो समीकरण बने, उसके उलट नतीजे आए बीजेपी के लिए। खास तौर पर वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं, उपचुनाव में कहीं ना कहीं भीतरघात की भी बात कही जा रही है, तमाम बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। वर्तमान स्थिति को देखते हैं उपचुनाव में, तो बीजेपी भीतरघात की जो आवाज भी बुलंद होती हुई नजर आ रही थी, उसके हिसाब से प्रदर्शन पर अगर रुक करते हैं, प्रदर्शन को देखना चाहते हैं, तो किस तरीके से इस वक्त तैयारी करती हुई नजर आ रही, क्योंकि तमाम बड़ी जिम्मेदारी अहम मंत्रियों को, यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य के भी कंधों पर सौंपी गई है। आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव में बीजेपी मजबूत रणनीति जिसके लिए वो जानी जाती है, वो रणनीति के तौर पर काम कर पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए सबसे बड़ी बात है, 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है इस चुनाव में, किसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर और मिल्कीपुर सीट पर हैं, यानी दोनों ही कठिन सीटें। करहल और सीतामऊ ब्रजेश पाठक हैं, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास ही हैं और उम्मीद की जा रही है कि उन्हीं के पास रहेगी। केशव मौर्य की अगर बात की जाए, फूलपुर सीट और मझवा सीट, इन दोनों पर सहयोगी दल उनके साथ अगर रहते हैं तो थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 2 सीटों पर काम कर सके। खैर और कुंदरकी, इन सीटों पर अगर बात करें तो भूपेश चौधरी के साथ थोड़ा सा मुश्किल होगी मीरापुर और कुंदरकी में, क्योंकि कुंदरकी जिस तरीके से एक पारिवारिक सीट रही है समाजवादी पार्टी के हबीब बर्क साहब की, उनके लिए भी एक चुनौती थी और उस समय भी ये सीट उनके पास नहीं थी। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो परंपरागत सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के पास थी और जो नहीं है अभी गाजियाबाद है जिस तरीके से, और खैर है, ये 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर संभावना बनाई जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बाकी सभी सीटों पर लड़ाई बहुत टक्कर में है और समाजवादी पार्टी अपर हैंड पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उन्हीं के प्रत्याशी वहां से विधायक थे या फिर नेता थे और वहां पर उनकी भूमिका ठीक थी। तो जाहिर सी बात है भाजपा के लिए चुनौती है कि वो आखिरकार उस सीटों को अपने कब्जे में कैसे लाए, और पार्टी के लिए जो नेता लगाए गए हैं उनको अपने साथ कार्यकर्ताओं को एक बार जोड़ने का, दोबारा अपने साथ रखे रहने का, बनाए रखने का एक बड़ा ही मुश्किल सा दौर है। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तरीके तमाम नेता इस पर लगाए गए हैं। तो ये चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सरकार और संगठन दोनों मिलकर इसको सफल करने में लगे हैं, लेकिन अकेले समाजवादी पार्टी इसमें जाति समीकरण, पारिवारिक समीकरण और राजनीतिक तौर पर अगर कहा जाए तो एक अपर हैंड लेकर चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे एक बड़ी जीत मिली थी और उपचुनाव में एक बार फिर उसका मनोबल हाई है कि उन्हीं सीटों पर चुनाव है जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव पिछली बार जीती थी। तो जाहिर सी बात है भाजपा पीछे है, समाजवादी पार्टी आगे है, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीछे करने की सरकार और संगठन
दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उपचुनाव पर तय हुई है मंत्रियों की जिम्मेदारी। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए बनाया है मेगा प्लान। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ संभालेंगे अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, अम्बेडकर नगर सीट जो है उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने खुद ली है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सीसामऊ करहल की कमान सौंपी गई है। तो बड़े बदलाव के साथ में बीजेपी नई रणनीति पर उपचुनाव में तैयारी करती हुई नजर आ रही है और अहम जिम्मेदारी मंत्रियों के कंधों पर सौंपी गई है ताकि यूपी में जो विजयी रथ है बीजेपी का वो आगे बढ़ सके।